नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर की निगाहें हिंदी पट्टी वाले 3 राज्य यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव पर है, क्योंकि इन तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भाजपा की सरकार चल रही है और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हैं। हालांकि यह चुनाव बीजेपी के लिए भी काफ़ी खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश के नतीजे भाजपा के लिए आगे की राह तय करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 सीटों पर 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। इन 90 सीटों में से 13 सीटों पर होने वाले मुकाबले सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि इनमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हैं। राजस्थान के चुनावी रण की अगर बात करें, तो इस चुनावी रण में भी मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला है। वही बात करें तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव तारीख होगी, तो दक्षिणी राज्य तेलंगाना में एक चरण में यानी 30 नवंबर को वोटिंग होगी। वही पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में भी एक चरण में यानी 7 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इन चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारी है? क्या वो फैक्टर है जो इन राज्यों का चुनावी भविष्य तय करेंगे? 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कितना बदला है सियासी समीकरण और किस तरह के नए समीकरण बनते दिख रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी, कांग्रेस के प्रवक्ता साइजुद्दीन अहमद हमारे साथ मौजूद है, आप प्रवक्ता सौमिक सेन गुप्ता, नमस्कार, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उपस्थित है नेहरू के प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपने पूरे पैनलिस्ट का। सबसे पहले मैं रुख करूँगी भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी का। जी प्रमोद स्वामी, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, कितनी तैयारी है भाजपा की? सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मिजोरम में बीजेपी की गवर्नमेंट है और तेलंगाना में केसीआर की गवर्नमेंट है। तो बड़े दिलचस्प चुनाव होंगे और चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा करता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो जनता ही लेती है। तो अंतिम निर्णय के लिए हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक काफ़ी दिलचस्प चुनाव होगा और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करेगी और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, काफ़ी अच्छा बात आप कह रहे हैं कि दावा ये कर रहे हैं हर तमाम पार्टियां ऐसे दावे करती है, लेकिन ये दावे कितने सही साबित होते हैं वो तो चुनावी नतीजे ही कहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता साइजुद्दीन अहमद का मैं रुख करती हूँ। कांग्रेस की क्या तैयारी है ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि पार्टी अभी तक तो चुनावी जो लिस्ट है, जो उम्मीदवारों की लिस्ट है, वही तय नहीं कर पाई है, लिस्ट जारी नहीं कर पाई है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज का दिन में देश के लिए इम्पोर्टेंस डेट है, क्योंकि 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले देश में पूरा देश का लगभग 15% पॉपुलेशन का एक एरिया, जिस एरिया में अगले 2 महीने में इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और उस इलेक्शन में कांग्रेस पूरा दम से लड़ने के लिए तैयार है। और आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट का जो लिस्ट निकाल नहीं पाए, ये झूठ है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर है। काफी देर हो रही है, नहीं अभी तो आज देर नहीं है। देखिए, आज इलेक्शन नोटिफाई हो गया, अन्य जो पार्टी है भाजपा निकाल चुकी है, ऐसे में भाजपा को निकालने दीजिए। ये अपना अपना तरीका है, हर पार्टी का अपना अपना अलग अलग चॉइस है, उसका अलग अलग प्रिंसिपल है, उसके लिए वो लोग टाइम ले रहे हैं। और ऐसा कांग्रेस भी है, कांग्रेस का इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल जो पॉलिसी है वो पॉलिसी का मुताबिक वो लिस्ट निकालेंगे। लेकिन एक बात देखिए, वो
पहले भाजपा के प्रवक्ता जी ने बोला कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कांग्रेस और राजस्थान में जो इलेक्शन होने वाला है, वो इलेक्शन में इसका पहले 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में भी कांग्रेस के फेवर ही वहाँ का लोगों ने मत दिया था। और अगले महीने में जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में भी वहाँ का लोग कांग्रेस के साथ ही रह गया। क्योंकि देखिए, आप छत्तीसगढ़ में 2018 का इलेक्शन में बहुमत कांग्रेस के साथ दिया था, राजस्थान में दिया था और मध्य प्रदेश में भी दिया था। लेकिन बीजेपी वाले ने जो उन लोगों का जो बुरा हरकत से वो लोग कांग्रेस का गवर्नमेंट वो लोग तोड़ दिया। और ये मध्य प्रदेश का जनता ने देख लिया है और अगले चुनाव में वो लोग फिर दिखाएंगे बीजेपी का जो तोड़ बोड़ का राजनीति वो नहीं चलेगा। अगले जो इलेक्शन हो रहा है अगले महीने में, उस इलेक्शन में 4 राज्यों में कांग्रेस का हाथ में जनता उन लोगों का मत देंगे। और हम लोग ये तय किया है कि अगले 5 राज्यों का इलेक्शन के बाद में आने वाला 2024 में जो इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में भी कांग्रेस को ही साथ देश का जनता देगा। क्योंकि पिछले लगभग 9 साल से केंद्र में कांग्रेस और कुछ राज्यों में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी और कुछ राज्यों में बीजेपी शासन कर रहा है। इस शासन में देश का जनता बहुत तरफ रहा है। वो लोग बोला था कि देश को परिवर्तन लाएंगे। अभी देश का लोग तरफ के बोल रहे हैं कि परिवर्तन से हम लोगों को परित्राण दो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने, वाजपेयी ने जो प्रॉमिस किया था जो देश के लोगों को, वो प्रॉमिस वो लोग तोड़ दिया। वो लोग एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, इसलिए आज देश का जनता तरफ रहा है। वो लोग मौका मिलने के लिए मौका चाहते हैं कि परिवर्तन से परिवर्तन चाहते हैं। जी साजुद्दीन जी, आप प्रवक्ता सौमिक सेनगुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी क्या तैयारी है? जैसे ही चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां उनकी पूरी तैयारी है। किस तरह की तैयारी है, क्या लग रहा है आपको इस बार? जी बिल्कुल, देखिए आज जो इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने जो 5 राज्य की इलेक्शंस का जो डेट घोषित किया, तारीख घोषित किया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है हमारे लिए, भारत के इतिहास के लिए। अभी जो हम थोड़ा पीछे जाते हैं, अभी 2014 से जो भाजपा का जो शासन चल रहा है भारत में, और उसका परिणति से जो डिग्रेडेशन हुआ है, जो अवनति हुआ है हमारे इकोनॉमी का, हमारे सारे स्ट्रक्चर का, सोशल फैब्रिक का, वो इस बार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो बहुत एक निर्णायकपूर्ण एक भारत एक स्थिति लेगा चुनाव के माध्यम से। तो उसके पहले ये 5 राज्य का जो इलेक्शन है, ये एक सेमीफाइनल के रूप से हम लोग देख रहे हैं। और इसी में हमारे जो इंडिया के गठबंधन हुआ है, और जिसके 2 दिन पहले एक छोटा सा ट्रायल मैच भी हो गया था लद्दाख में, उसमें भाजपा ने बहुत बुरी तरह से हार स्वीकार किया। तो उसके एक सेमीफाइनल के रूप में ये तय हुआ है ये इलेक्शन 5 राज्यों का। और इसी में पता चल जाएगा कि भाजपा कितनी बुरी तरह से इस बार हार रही है लोकसभा इलेक्शन 2024 का। और आम आदमी पार्टी का जो हमारा जो स्थिति है, हम ये 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तीनों राज्यों में हम लोग सारे अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी इस तीनों राज्यों में एक शक्ति के रूप में उभर के आएगा। हम लोग जीत का दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा शक्ति के रूप में। लेकिन सेनगुप्ता जी, जिस तरह से आप आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चल रही है और जो हाल है, क्या लगता है आपको, क्या जनता को भरोसा रहेगा? क्या हाल है जी, अब आप बताइए। दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली का जो है, जिस तरह के बिल्कुल दिल्ली का जो रिजल्ट है, दिल्ली का जो नतीजे है आज 8 साल के हमारे शासन में, आम आदमी पार्टी के शासन में, तो उसका चारों तरफ चर्चा हो रहा है, देश विदेश में चर्चा हो रहा है। जी बिल्कुल, अभी देखिए, अभी अगर सेंटर से ऑर्डिनेंस लाके एक प्रधानमंत्री का हाथ पांव बांध देंगे, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, आप जानते हैं कि एक चपरासी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा हाथ पांव बांध दिया है। तो इसके बावजूद
जो दिल्ली का प्रदर्शन है, सरकार का गवर्नेंस है, इसका गुणगान चारों तरफ इंडिया में हो रहा है, भारतवर्ष में हो रहा है। और इसी के नतीजे के कारण हम लोग पंजाब में भी आए हैं, गुजरात में भी हम लोग काफ़ी अच्छा वोट शेयर ये किया है, और इस बार ये 5 राज्यों के इलेक्शन में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जी, दावा है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप प्रवक्ता ने जो दावा किया है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रसेनजीत जनेऊ के प्रोफेसर है प्रसेनजीत विश्वास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या यह चुनावी भविष्य तय करेगा जो विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में? का परिणाम हर समय अलग अलग होते हैं और अलग होने का बहुत सारे कारण है। लोकसभा चुनाव में जो केंद्र का पॉलिसी है वो लोग चुन के देखते हैं कि वो पॉलिसी 5 साल में कैसा रहा, 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दावा किया है वो कितना पूर्ण कर पाए इन लोगों ने। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा लोगों का मन में। तो अभी यदि हम कुछ बेसिक पैरामीटर को देखें, जैसे कि देश का युवा पीढ़ियों में इस समय जो हताशग्रस्त एक मनोभाव है कि किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा उभर के आ रहा है। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ी मुद्दा इस समय है कि देश में कितने सारे कास्ट ग्रुप्स देश में कितने सारे हैं। हम ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन देके रखे हैं, लेकिन पूरे देश में ओबीसी लोग कितने, ओबीसी वर्ग के लोग कितने हैं और इसके अंदर अति पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। ये यदि हम सेंसस ही नहीं किए हैं तो ये मोदी जी के और करंट गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा कर दिया है। तो ये दोनों क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट और कास्ट का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी प्रश्न के कारण हमको अभी दिखाई पड़ रहा है कि मामा जी ने कह दिया मध्य प्रदेश में कि मैं ना जाने मैं मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं, मैं ना जाने मोदी साहब मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो माहौल बने हुए हैं आज के तारीख में, बीजेपी का बहुत सारे नेता लोग अभी बहुत कष्ट करके भी कोई जनमत अपना फेवर में कर नहीं पा रहा था। कैलाश विजयवर्गीय जी ने 51,000 रुपया देंगे बोला है, जहां कौन सा बूथ में कांग्रेस को 0 वोट मिलेगा, ये पूरा काल्पनिक बात है। तो ये सब काल्पनिक बात करके लोगों को अपना पक्ष में लाना इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति हो गई। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी का संगठन किसी रूप में है नहीं। राजस्थान में सिंधिया जी को जैसे इन लोगों ने साइडलाइन कर दी, आपको मालूम है मिडिल ऑफ द नाइट में मीटिंग हुआ है वसुंधरा राजे जी और अमित शाह जी में, बहुत बहस हो गया। बहस होने के बाद अमित शाह जी गुस्से में चले गए। अभी राजस्थान में बीजेपी का लीडरशिप शून्य हो गया। इसी सिचुएशन में मैं देख रहा हूं कि आंचलिक छत्रप जो है, ये आंचलिक छत्रप अभी सारे जगह पे इन लोग उभर के आ रहे हैं। और आप इंडिया अलायंस का तौर पे यदि देखें, भले ही आम आदमी पार्टी यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि इन लोग हर राज्य में अलग से चुनाव लड़ेगा, ऐसा क्लेम करने से इंडिया अलायंस बल के कुछ नहीं रहेगा। तो इंडिया अलायंस का मामला भी है, उसका अंदर भी कुछ संघर्ष है लोगों का बीच में। तो इसका फायदा अल्टीमेटली विधानसभा में किसके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा और निष्पक्ष चुनाव के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस तरह हो पैसा का जिक्र किया जा रहा है, प्रशासन का जिक्र किया जा रहा है इस समय, इसी से लग रहा है बहुत दुरुपयोग हो रहा है। अभी इलेक्शन कमीशन आज सभी नियंत्रक बॉडियों को बोला कि आप लोग कड़े नजर रखो, पैसा का दुरुपयोग ना हो। यदि निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो हम सोचते हैं कि सत्ता परिवर्तन का ही ज्यादा संभावना है। हर स्टेट में सत्ता, केवल मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन बहुत ही होगा। छत्तीसगढ़ में जो सत्ता काम किया है उसका परिवर्तन होने का संभावना नहीं है। राजस्थान में सत्ता इधर भी है उधर भी है, सीसो सिचुएशन में है राजस्थान में। और तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन का संभावना है, मिजोरम में भी सत्ता परिवर्तन का संभावना है। तो ज्यादा तौर पे सत्ता परिवर्तन का इस संभावना मैं देख रहा हूँ इस विधानसभा निर्वाचन में। जी प्रसेनजीत, ओपिनियन पोल के नतीजे भी आ गए हैं, उस पर भी बनेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद मैं ओपिनियन पोल बताती हूँ क्या आए हैं रिजल्ट्स।
आज हम बात कर रहे हैं 5 चुनावी राज्यों में तारीखों की घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना, राजस्थान, ये 5 राज्य हैं जहां पे चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। और इस बीच एबीपी न्यूज़ ने एक 80 वोटर सर्वे भी कराया था, उसके ओपिनियन पोल के रिजल्ट भी आ चुके हैं। वो मैं रिजल्ट भी आपको पहले बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। इस ओपिनियन पोल में 45 से 51 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 90 कुल सीटें हैं और उसमें से 45 में से 51 सीटें कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही है। वही भाजपा के लिए है 39 से 45 सीटें। ये बात हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जबकि मिजोरम में एमएनएफ को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 40 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर, 13 से 17 सीटें एमएनएफ को जाती हुई दिखाई दे रही है। वही कांटे की टक्कर है कांग्रेस से, वहाँ कांग्रेस को 10 में से 14 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहाँ केसीआर की सरकार चल रही है और केसीआर को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, जहाँ बीआरएस 43 से 55 जो 43 से 55 है उन सीटों के बीच में ही सिमट जाएगी, ऐसा दिखाया जा रहा है। और कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। और बात करें मध्य प्रदेश की, जहां इस वक्त भाजपा की सरकार चल रही है, वहां कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए दिखाया गया है। 113 से 125 सीटें कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिख रही है, जबकि भाजपा को 104 से 116 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के आंकड़े अभी हमारे पास नहीं आए हैं। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, वहां कांग्रेस को बढ़त मिलते हुए दिखाई दे रही है। 113 से 125 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि भाजपा को 104 से 116 सीटें मिलती हुई दिख रही है। तो मैं प्रमोद स्वामी जी का रुख करूंगी, भाजपा प्रवक्ता। मध्य प्रदेश में झटका लग सकता है भाजपा को, जो रुझान आ चुके हैं इस वक्त ओपिनियन पोल के। कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिलते हुए दिख रहा है, कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और भाजपा को 104 से 116 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त उनसे प्रमोद स्वामी जी से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता से मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से देख रहे हैं जो ओपिनियन पोल का रिजल्ट मैंने अभी देखा है आपको, जो छत्तीसगढ़ में वहाँ कांग्रेस को फिर से बढ़त मिलती हुई दिख रही है और मिजोरम में तो कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस बहुत ज़्यादा मार्क्स से पीछे नहीं नज़र आ रही है। 10 से 14 और एमएनएफ को 13 से 17 बताया है। तेलंगाना में तो 48 से 60 की है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जहाँ भाजपा की सरकार चल रही है। हाँ ठीक है, देखिए मैं पहले ही बोला था कि कांग्रेस का सरकार पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में इसका पहले भी जनता, वहाँ का जनता कांग्रेस के फेवर में मतदान दिया था। और हम लोग ये पहले से हमारा विश्वास था, हम लोगों कांग्रेस पार्टी का विश्वास था कि मध्य प्रदेश में और बीजेपी का शासन में जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले के जो नतीजा था, उस नतीजा में मध्य प्रदेश का युवा का जो क्षति हुआ था, उस क्षति के परिणाम के लिए आज भी वहाँ का जो युवा है वो लोग तरफ रहा है। वो कौन घोटाला आप देखा है, स्वाधीन भारत में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था व्यापम घोटाला। वो व्यापम घोटाला के लिए आज तक मध्य प्रदेश का युवा पीढ़ी तरफ रहा है। इसीलिए इस बार भी वो लोग तय किया है कि मध्य प्रदेश का जो जितना जनता है वो लोग तय किया है कि कांग्रेस आने से ही देश का भलाई होगा, स्टेट का भलाई होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी हर दिन हर 15 मिनट में एक दलित, एक पिछले वर्ग को हैरेसमेंट हो रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में जितना भी दलित है, जितना भी आदिवासी है, जितना नीचे वर्ग का जनता है, वो लोग तय किया है कि कांग्रेस को लाना है, फिर से कांग्रेस को लाना है, नहीं तो इस राज्य में उन लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश में तो हम लोग पहले से तय क्या है कि कांग्रेस आएगा। और राजस्थान में देखिए, राजस्थान में जब वसुंधरा जी का सरकार थे तब जितना घोटाला हुआ था वो घोटाला अब कोयला खनिज जो घोटाला था, ये सारा घोटाला के बारे में हम लोग पहले से जनता को बोल दिया था। और इसीलिए जनता पिछले इलेक्शन में भी कांग्रेस का फेवर था और अगले इलेक्शन में भी हमारे जो गहलोत जी है, गहलोत जी का जो गुड गवर्नेंस, गुड एडमिनिस्ट्रेशन का जो परिणाम है, इसके लिए राजस्थान का जनता भी तय किया है कि कांग्रेस के साथ रहना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि राजस्थान में ये सारा देश में जितना
महंगाई हो रहा है, फिर भी राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने उनका राज्य में महिला लोगों के लिए जो जो काम किया है उसका परिणाम महिला लोग ने कांग्रेस के फेवर में वोट देने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए अभी सारा देश में गैस सिलेंडर का जितना महंगाई था, फिर भी राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर पाया है। ऐसे तरह बहुत डेवलपमेंटल वर्क गहलोत जी का नेतृत्व में राजस्थान में हो रहा है और अगले दिन में वहाँ का जनता देख रहा है कि साइजुद्दीन जी, राजस्थान के ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। अभी तक मैंने राजस्थान के रिजल्ट्स नहीं बताए थे। मैं बता दूं यहाँ पे भाजपा को यहाँ बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जिस तरह आप वहाँ का उपलब्धियां गिना रहे हैं, अभी जो ओपिनियन पोल आया है उसमें भाजपा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 83 से 99 सीटें जाती हुई दिख रही है और कांग्रेस को 39 से 55 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये है ओपिनियन पोल के रिजल्ट राजस्थान में। हालांकि मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी है। प्रमोद स्वामी जी, आपका रुख कर लेते हैं। अभी तक खत्म नहीं हुआ। देखिए ओपिनियन पोल के बारे में मैं नहीं बोला, पहले भी मैं ओपिनियन पोल के तहत नहीं बोला कि वहाँ का जनता ने तय किया है कि कौन अच्छा शासन देता है, कौन देश के लिए भलाई करता है, कौन स्टेट के लिए भलाई करता है, उस पार्टी को चुनाव में जनता सेलेक्ट करेगा। देखिए राजस्थान के बारे में एक मिनट राजस्थान के बारे में जो ओपिनियन पोल है, आप लोग तो संवाद कर्मी है, आप लोग देखते हैं जहां बीजेपी का मीटिंग होता है वही बीजेपी का कर्मी अशोक गहलोत का जिंदाबाद देता है। ये क्या मायना रखता है? देखिए राजस्थान में जनता ने तय किया है कि अशोक गहलोत जी का सरकार पुनः आएंगे। प्रमोद स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे मैं इससे पहले अगर उन्होंने ओपिनियन पोल सुना है तो मध्य प्रदेश की मैं बात कर रही थी कि कांग्रेस में वहां पे बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, हालांकि राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। प्रमोद स्वामी जी कहिए, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो राजस्थान का अगर आप राजनीतिक इतिहास उठा करके देखें तो कोई भी सरकार वहाँ कंटिन्यू सेकंड टर्म में नहीं आई। इस बार आएंगे, इस बार कांग्रेस आएंगे। आप बीच में मत बोलिए, आप बोले, मैं नहीं बोला। जी प्रमोद स्वामी जी, ठीक है बोलिए आप। मैं आपको एक आप याद करने के लिए बोला, दोबारा आएंगे कांग्रेस। ठीक है, मैं आप जवाब दीजिएगा, मैं बोल लूँ, कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, बोलिए। रखिए, डिबेट में बैठे हैं। हाँ, तो ये राजस्थान का जो राजनीतिक इतिहास है, उस इतिहास के हिसाब से कोई भी सरकार वहाँ दूसरे टर्म में नहीं है कंटिन्यूसली। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो अशोक गहलोत का सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी बात, अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच में जिस तरह की मुरा कुश्ती चल रही है, और अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को निकम्मा तक कहा था एकदम सरेआम टीवी चैनलों पर, और सचिन पायलट ने भी अशोक गहलोत के ऊपर में बड़े गंभीर आरोप लगाए। तो ये कांग्रेस इज इटसेल्फ डिवाइडेड हाउस, और वहाँ मेरे को नहीं लगता आप लोगों का वसुंधरा राजे जी के साथ क्या हुआ? वसुंधरा राजे जी के साथ आपका अमित शाह जी का क्यों टिकट? जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब तो 20-20 नहीं देगा तो आप लोग तो ये आपका रिएक्शन पहले लूंगी, पहले वो तो बोल ले। मैं जो एंकर महोदय है, मैं उनसे एक ही विनम्र निवेदन करूंगा कि मैं किसी पैनलिस्ट के बीच में नहीं बोलता हूँ। कम से कम आप जी आप कहिए, ये मेंटेन जी प्रमोद स्वामी जी, उनको पहले अपनी बात पूरी कर लेनी चाहिए, आपको भी पूरा मौका मिलेगा कहने का। कहिए प्रमोद स्वामी जी। बीच में नहीं बोला, क्यों बोल रहे हैं? ये बोखला गए क्या? ना बोखला नहीं है, मैंने सटीक बात हम लोग बोलना जरूरी है। आप लोग देश का जनता जानना जरूरी है। देखिए ऐसे जनता नहीं सुन पाती है, दर्शक। ये डिबेट का तरीका है क्या? प्रमोद जी कहिए। आप बोल जाइए ना, आप बोलते रहिए। इनको चुप कराइए ना, क्या बोलो, ये बीच में कमेंट्री करते रहेंगे तो आप बोलते रहिए। कृपया प्रमोद स्वामी जी कहिए। अच्छा, मैं कुछ तथ्यों के साथ में मैं बात रखना चाहूंगा कि आसाम में जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की दर जो है, वो 4.01% है आसाम में। और राजस्थान में जब हम पेट्रोल की बात करते हैं तो राजस्थान में जो पेट्रोल की जो कीमत है वो 108 रुपये है, और आसाम में जो पेट्रोल की कीमत है वो 98 रुपीज़ है। उसी तरह अगर डीजल की कीमत आप देखें तो राजस्थान में जो डीजल की कीमत है वो 93 रुपीज़ 40 पैसा है, और आसाम में जो डीजल की कीमत है
वो 90 रुपये है। और उसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर जाएं, बिजली की जो दर जो बिजली की जो दर है आसाम में, वो 0 यूनिट से 120 यूनिट तक आसाम में 5.25 पर यूनिट है, और 121 से लेके 240 तक 7.30 पर यूनिट है। और राजस्थान में ये जो दर है 8.5 पैसा पर यूनिट है, और बिहार में जो है ये 9.75 पैसा पर यूनिट है। और आसाम की जो महंगाई दर है वो 4.01% है। तो ये अगर महंगाई के ऊपर में भी अगर बात करते हैं तो राजस्थान से आसाम का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा अभी जो हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। ये दिल्ली में कितनी अच्छी सरकार चला रहे हैं ये हम सब देख रहे हैं। इनके सारे जो नेता बिल्कुल दुनिया देख रही है। शराब घोटाले में एक से सारे नेता अंदर जा रहे हैं। आप लोगों ने आज तक एक प्रमाण ला नहीं पाया। शराब घोटाला कर रहे हैं आप लोग। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आपको इतना फटकार मारा ईडी को कि कहा कि ये शराब घोटाले का मामला 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। सुनिए, फॉल्स नरेशन मत बनाइए। आप लोग फॉल्स नरेशन बनाने में माहिर है, ठीक है। फॉल्स नरेशन बना के आप लोग भारतवासी को आप लोग एक जुमला दिखा के आप लोग ये ऐसा कंडीशन में लाए हैं। आप लोग बेकार में ठीक है प्रमोद स्वामी जी, ठीक है। शराब घोटाले का बात करते हैं, प्रमाण दीजिए ना, कोई प्रूफ लाइए ना। आज तक प्रूफ ला नहीं पाए आप लोग। चोर पार्टी के प्रतिनिधि बीच में मत बोलो, फॉल्स नैरेटिव मत बोलिए लाइव चैनल में। सच्चाई लेके बात कीजिए, हाथ में सच्चाई लेके बात कीजिए। अरे आप बदतमीजी का क्यों करते हो? जुमला मत दीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको आपके टर्म में बोलिए ना। आप फॉल्स नैरेटिव बना रहे हैं, इसलिए मैंने रोका आपको। क्या बोल रहे हैं आप? सच्चाई का बेस लेके बात कीजिए। आप अपने टर्म में बोलिए, बदतमीजी मत करिए। मैनर सीखिए डिबेट पे बैठने का। ठीक है प्रमोद स्वामी जी, हाँ हम एक ब्रेक ले लेते हैं। आपसे हम फिर बात करेंगे और रिएक्शंस भी लेंगे जी। एक लाइन में बोलिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में खुद जमानत पर है। जिस पार्टी का नेता जमानत पे हो उस पार्टी को भ्रष्टाचार की बातें कहना शोभा। जिस पार्टी का नेता जी, मैं सभी पैनलिस्ट को बोलना चाहूंगी, आप लोग जेल भेजने की बात करते हैं, फिर बीजेपी में ले लेते हैं। आप लोग करप्ट नेताओं को, विपक्ष के करप्ट नेताओं को आप लोग जेल भेजने की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी में ले लेते हैं। आप लोग वॉशिंग मशीन है। आप में डिबेट में बैठो। चर्चा जारी रहेगी, हम ब्रेक ले लेते हैं। बात कर रहे हैं 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की, जिनकी तारीखों की आज घोषणा हो चुकी है। आप प्रवक्ता से मैं रुक करूंगी। पहले सौमिक सेनगुप्ता जी, ओपिनियन पोल जिस तरह मैंने बताया आपने सुना, लेकिन आम आदमी पार्टी भी 5 राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है। कितनी उम्मीद रखते हैं, कितनी सीटें मिलेंगी? जी देखिए, लास्ट जो पंचायत इलेक्शन हुआ था एमपी में, उसमें हम लोग ने काफ़ी सारा सीट्स लोकल लेवल्स में जीते थे। और हमारे एक मेयर भी है नागौर के, जो कि आम आदमी पार्टी के मेयर है वहाँ के। तो इस हिसाब से हम लोग कुछ पॉकेट्स में, क्योंकि हम लोग का अच्छा काम हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को अच्छा एक उम्मीद है। तो हम लोग भी एक अच्छा रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एमपी में लास्ट टाइम भी 2018 में भी हम लोग ने इलेक्शन लड़ा था, और उसमें भी हम लोग ने कुछ 1% वोट हम लोग को मिला था। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात है, मध्य प्रदेश में इस बार तय है कि जो शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है वो गिरने वाली है, क्योंकि जो आपका एंटी इनकम बेसिक फैक्टर है 20 साल का, तो वो मतलब पिक में आ गया है। और दूसरा बात है, जो करप्शन का मुद्दा है वहाँ पे उनका, वो तो मतलब इतना फेमस है कि व्यापार घोटाला का और सब कुछ जो है और सब। और एक दूसरा चीज़ है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों बीजेपी सरकार के होते हुए कि दलित और महिलाओं पे जो अत्याचार हुआ है और जो घटनाएं घटी है, वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है अभी मध्य प्रदेश के इलेक्शन में। तो ये फैक्टर भी काम करेगा। और एक चीज़ है कि जो फार्मर्स के प्रति, जो अपने कृषक, जो अपने फार्मर्स के प्रति जो ये सरकार का जो रुख था, उसी के हिसाब से भी इस बार फल आने वाला है। उसके बेस पे भी रिजल्ट्स आएंगे वोट्स के। तो मध्य प्रदेश से इस बार बीजेपी का जाना तय है। और राजस्थान का जो बात अभी स्वामी जी ने बताया कि ये चेंज होते रहता है, ये बात सही है। लेकिन
एक बात है, अभी बीजेपी में भी काफ़ी दरार है और राजस्थान में कुछ रीजनल पार्टीज भी अभी खड़े हुए, जैसे कि आरएलपी एक है, हनुमान बेनीवाल जी का, जो अभी 3 सीट लास्ट इलेक्शन में वो लोग ले चुके हैं। वो भी अभी गठबंधन में मतलब कांग्रेस के साथ आ रहा है। इसमें कॉलिशन में सीट शेयरिंग का बात हो रहा है, तो उसमें भी बीजेपी को अच्छा खासा एक झटका मिलने वाला है। तो इतना जी, आसान कहीं ना नहीं कहीं है। लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी करिश्मा करने वाली है। जी बिल्कुल, हम लोग अभी प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि लेकिन इस बार राजस्थान में भी हमारे कुछ सीट्स आने वाले हैं और ये तीनों राज्यों में हमारे काफ़ी सीट्स आ रहे हैं इस बार। मैं प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास का रुख कर लूं। मुझे एक मिनट मौका दीजिए। साइजुद्दीन कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं रुक करती बीजेपी हूं। के प्रवक्ता जी ने जो बोला है कि पेट्रोल प्राइस हाइक के बारे में बोला है कि राजस्थान में पेट्रोल 100 रुपीज पर लीटर, लेकिन उनका ये याद नहीं है कि उन लोगों का स्टेट मध्य प्रदेश में पेट्रोल का कीमत कितना है, साइजुद्दीन जी। पर लीटर 110। और उन्होंने बोला हमारे लीडर सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में जो बोला है, हम लोग जमानत में है लेकिन हम लोग तिहाड़ जेल में नहीं गया, हम लोग तोड़ी पार नहीं है। कांग्रेस का ऐसा कोई लीडर नहीं है तोड़ी पर है, वो लोग कोई कांग्रेस का कोई नेता तिहाड़ नहीं गया है, ये याद करना है आपको। क्या बोल रहे हैं आप? राहुल जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? सोनिया जी के बारे में क्या बोल रहे हैं आप लोग? जमानत में है लेकिन तिहाड़ नहीं गया जी। बात चुनाव तारीखों की हो रही है, किस तरह से तिहाड़ में नहीं गया। जी। आप लोग क्षमता में है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ईडी, सीडी, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई आपको आप यूज कर रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं उन लोगों के पास पीछे में आप लोग ईडी, सीडी, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन लगा देते हैं। और वो लोग, आप लोग बोला था कि हमारा चीफ मिनिस्टर हिमंत जी के बारे में आप लोग बोला, आप लोग चार्जशीट दाखिल किया था और आप लोग बोला ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है, देखिए साइजुद्दीन जी, अब नहीं, क्योंकि मैं रुक कर लेती हूँ सीधा। हिमंत जी आपका सीधा मैं रुक करती हूँ स्वामी, तब आप लोगों का वॉशिंग मशीन में प्रसेनजीत प्योर हो गया। आपका रुक करती आप हूँ। लोगों का साइजुद्दीन ठीक है, साइजुद्दीन ठीक है, ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि चुनावी जो नतीजे हैं, जो चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई, हम उस पर बात करें। नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, हम ओपिनियन पोल पर बात कर रहे थे। नेहरू के प्रोफेसर जुड़े हुए हमसे, प्रसेनजीत विश्वास जी। ओपिनियन पोल आपने सुना, जिस तरह का परिवर्तन आपको दिखा मध्य प्रदेश में जहां भाजपा की सरकार है वहां कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। किस तरह से देख रहे हैं? कितना नया समीकरण लग रहा है आपको? नहीं, मैं राजस्थान का बारे में आपको कहना चाहूंगा कि एबीपी सी वोटर का सर्वे इनकम्प्लीट है, बाकी सर्वे आप देख लीजिए। राजस्थान में बीजेपी का ग्राउंड रियलिटी ऐसा है कि बड़ी खराब हालत है। आज 7 एमपीओ को बीजेपी ने कैंडिडेट कर दिया, उनका लोकल लीडरशिप ऑलमोस्ट वहां पे है नहीं कुछ। तो इसी सिचुएशन में एडवांटेज हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, गहलोत जी का। और गहलोत जी ओपिनियन पोल में बहुत आगे है चीफ मिनिस्टर का रूप में बाकी किसी कैंडिडेट से। इसके कारण हम देख रहे हैं कि गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी के बीच कोई एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुए हैं। तो इसलिए लगता नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी कोई एडवांटेजियस पोजीशन में है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा यही लग रहा है कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी जो था, जो बीजेपी जिसको कैश करना चाहते थे, बीजेपी उसको कैश नहीं कर पाया क्योंकि उसका अपना लीडरशिप है नहीं। कोई वसुंधरा राजे जी जैसा लीडर होता तो इस बार एकदम निश्चित था कि अशोक गहलोत का पतन होता। वहां पे बीजेपी का लीडरशिप है नहीं बोल के अशोक गहलोत जी इतने मौतों से आगे हैं। ये हो गया एक ओपिनियन। बाकी सब जगह आपने सही ओपिनियन दिखा दिया। बाकी सब जगह छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोई फैक्टर नहीं है, मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने वाला है। तेलंगाना में कांग्रेस का वोट इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएमएम यदि वोट के बाद एक उन लोग का बीच समीकरण हो जाए तो बीआरएस बाहर निकाल जाएगा। ऐसा सिचुएशन है तेलंगाना में भी। तो अभी इसको हम सेमीफाइनल पकड़े, लेकिन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट पूरा दूसरा कुछ होता है भारत में। लोकसभा इलेक्शन में लोग सोचेगा कि देश का नेता कौन हो सकता है। इसी समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके, राहुल गांधी बहुत सारे नया पॉलिसी करके इस समय बहुत आगे निकाल के आए हैं और मोदी जी का ग्राफ धीरे धीरे थोड़ा नीचे आ रहा है।
तो सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस समय हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि राज्यों का जो चुनाव जी, होगा ठीक है। एक ही तरह हो लोकसभा में उसका परिणाम होगा। जी, प्रमोद स्वामी जी का मैं रुख करती हूँ। मैं कुछ कहना रणनीति मैं जी आपको भी पूरा मौका मिलेगा। मैं पहले प्रमोद स्वामी जी का रुख कर लूँ। प्रमोद स्वामी जी, मैं वो रणनीति समझने की कोशिश करती हूँ आपसे। इस बार सीएम चेहरे की जो कोई घोषणा नहीं की गई है, बगैर सीएम चेहरे के इस बार चुनावी मैदान में होगी भाजपा, क्या रणनीति है? राजनीति में कभी कभी हम सीएम का चेहरा देते हैं, कभी हम सीएम का चेहरा नहीं देते हैं। तो ये पार्टी एक रणनीति तय करती है कि कौन से स्टेट में हम किस रणनीति से आगे बढ़ेंगे। अभी विश्वास जी ने जो बातें रखी, मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से असहमत हूँ। सहमत मैं इस बात से हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा के जो दो चुनाव होते हैं वो अलग अलग मुद्दों पे लड़े जाते हैं। राज्यसभा के चुनाव राज्य के मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं और केंद्र के जो चुनाव होते हैं वो सेंट्रल लीडरशिप के और केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर में और पूरे भारत वर्ष में वो चुनाव होते हैं। तो उसका लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो इन्होंने कहा राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो भारत जोड़ो के बाद कुछ बढ़ी है, लेकिन आज भी अगर भारत के सबसे पॉपुलर नेताओं की अगर आप सर्वे करवाएं तो मेरे ख्याल से कोई भी सर्वे चैनल ने अभी तक ये नहीं कहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से ज्यादा बढ़ी है। ऐसा मैंने तो आज तक कोई सर्वे नहीं देखा। और विश्व में जो सर्वे हुए हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो उसमें भी मोदी जी को सबसे ज्यादा रैंकिंग मिली है और मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में मोदी जी का नाम है। पेड सर्वे से तो ये हो सकता है, पेड सर्वे से जनप्रियता जी, ले सकते हैं, बात कर लेने ले दीजिए। सकते हैं, खराब हो गया। पेड सर्वे से जनप्रियता ले सकते हैं, लेकिन राहुल जी ऐसा ठीक है। कुछ मेहनत दो नंबर ही नहीं करते हैं। इनको समझाइए, बीच में नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, प्रमोद स्वामी जी, ठीक है। बोलने से बोलना पड़ेगा, जैसे- जो बात बोलने से ये मैं स्वामी सेन गुप्ता जी का रुख कर लेती हूँ, वो भी कुछ जैसे- काफी देर से बाहर जाते हैं, जी, ठीक प्लेन है। करते हैं, साइजुद्दीन, आप जाते हैं, आप प्रमोद स्वामी ठीक है। मीडिया के बीच क्यों नहीं आते हैं? आपका बात तो आप लोग सुना, आप इनको इंटरप्ट मत कीजिए, डिबेट का माहौल खराब हो रहा है। जी, ठीक है। स्वामी सेन गुप्ता जी का मैं रुख कर लेती हूँ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। मैं ये कह रहा हूँ कि हर राज्य के जो चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों पे होते हैं। अब जैसे विश्वास जी ने कहा कि कांग्रेस के पास में अशोक गहलोत जी की लीडरशिप है और भारतीय जनता पार्टी के पास में राजस्थान में कोई स्थानीय माने नेता नहीं है। मैं बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ में मैं विश्वास जी से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी राजस्थान में लीडरशिप है। एक्स चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। मेघवाल जी है, गजेंद्र जी, प्रमोद स्वामी गजेंद्र जी, सिंह शेखावत थोड़ा जी सा मैं हैं, रोकना चाहूंगी। ओपिनियन पोल मैं बता दूं, राजस्थान के पूरे आ गए हैं। जी, प्रमोद स्वामी ओम जी। जी बिरला है। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास में स्थानीय नेताओं की कोई कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप के तहत राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। और जहां तक मध्य प्रदेश की जी, ठीक है प्रमोद स्वामी जी, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको। जी, ओपिनियन पोल के जो नतीजे आ चुके हैं, राजस्थान के पूरे 200 सीट पर आ चुके हैं। भाजपा बढ़त बनती हुई यहाँ दिख रही है। 127 से 137 ये सीटें जा सकती है भाजपा की झोली में। वही कांग्रेस की झोली में 59 से 69 यानी 59 से 69 तक के बीच सीटें जाएंगी और अदर्स जो अन्य पार्टियां हैं उनमें 2 सीटें ये दिख रहा है। ओपिनियन पोल में भाजपा बढ़त बनाती हुई दिख रही है। इससे पहले हम जो बता रहे थे कि 189 सीटों पर हमने इससे पहले रुझान बताए थे, लेकिन अब 200 जो सीट है वो पूरे रिजल्ट्स इसमें आ चुके हैं। भाजपा बढ़त बनाती हुई दिख रही है और कांग्रेस पीछे चल रही है। क्या कहना चाहेंगे साजुद्दीन अहमद? सबसे मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि हम लोग ओपिनियन पोल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी छत्तीसगढ़ का जो इलेक्शन हुआ था 2018 में, उस टाइम में भी छत्तीसगढ़ का जो ओपिनियन पोल था वो उसमें भी कांग्रेस को बहुत नीचे दिखाया जाता है, लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ? कांग्रेस आ गया। ये तो एक सर्वे है जी ना, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओपिनियन पोल में हमारा कोई लेना देना नहीं है।
फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बोलेंगे कि राजस्थान में जो सरकार गहलोत जी का नेतृत्व में चल रहा है, उस सरकार के साथ राजस्थान का जनता पहले से रह रहा है और अगले दिन में इलेक्शन तक जी, ठीक रहेगा, है। क्योंकि गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान में जो परिवर्तन जो हुआ है, जैसा काम हो रहा है और अगले दिन में जितना प्लानिंग है, सारा प्लानिंग गहलोत जी का नेतृत्व में संपूर्ण करने के लिए राजस्थान का जनता उनको हाथ फिर पावर उनके हाथ में मजबूत करेगी। जी, ये कहना है आपका। ठीक है साइजुद्दीन जी, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर चर्चा को जारी रखते हैं और मैं सीधे आऊंगी उसके बाद सेनगुप्ता जी के पास। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। काफ़ी चर्चा हम कर रहे थे। सौमिक सेनगुप्ता जी काफ़ी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे थे, पहले उनके पास ही चलते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि स्वामी जी ने अभी बताया, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि स्टेट्स में मतलब भरपूर राज्य के नेता है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ उनको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली जो बीजेपी के मीटिंग्स हुए हैं और उसमें डिसाइड हुआ है कि जो इन राज्यों के जो कैबिनेट मंत्री है और जो सांसद है, इन लोगों को विधानसभा मतलब निर्वाचन में उतरना है। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब यही बनता है कि ग्राउंड में खाली है और अब सेंटर से नेता को लाके ये किसी तरह से ये जो नैया पार कराने का कोशिश चल रहा है। तो ये मैं उनको बताना चाहता था कि ये फैक्ट है कि ग्राउंड में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है अभी। जी, लेकिन सेनगुप्ता जी, यही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप भी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की एक के साथ है, तो ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन से इतर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्या करेगी? जी, इन 5 राज्यों की अगर हम बात करें, ये चीज़ देखिए, एक हमें इसमें एक स्पष्ट होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी का जो कोalition है, अलायंस है, ये इंडिया के साथ है, कोई पार्टी के साथ नहीं है। ना कि कांग्रेस का अलायंस किसी पार्टी से है, इंडिया के साथ है। तो जो एमपी इलेक्शंस के लिए, जो 2024 के एमपी इलेक्शंस के लिए जो रणनीति है, उसमें हम लोग इकट्ठा है और एक साथ है। किसी तरह से ये अलायंस को हम तोड़ना नहीं चाहते या फिर किसी तरह से हम लोग इसको कोई हैम्पर होना नहीं चाहते। लेकिन स्टेट्स लेवल में हम लोग का अपना जो शक्ति है वो प्रदर्शन करना है, अपना पार्टी को जो एक्सरसाइज करना है अपना। ठीक है। प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास का मैं रुख कर लूँ। प्रसेनजीत विश्वास, मिज़ोरम की अगर हम बात करें, चूँकि पूर्वोत्तर राज्य मिज़ोरम में भी चुनाव होने हैं, अगर वहाँ का हम चुनावी समीकरण किस तरह से देखें, क्योंकि अगर वहाँ की हम 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को मात देकर MNF ने 2008 में MNF की सरकार थी और उसके बाद सत्ता वापस आई थी इसके बाद। और इसके अलावा जो 2018 में था, पहली बार भाजपा ने यहाँ खाता खोला था और कांग्रेस इस बार जो है स्थानीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव में जो सत्ता में वापसी की पूरी कोशिश कर रही है। किस तरह से देख रहे हैं चुनावी समीकरण को? एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ मिजोरम में, ये जो मणिपुर का दंगा को लेके कुकी चिंजो कम्युनिटी के भीतर एक बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा हुआ है और ये रिएक्शन भाजपा के खिलाफ है, रिएक्शन भाजपा के सहयोगी दल का खिलाफ भी जा रहा है। जैसे हम लोग देखा है, मिजोरम का सीएम ने बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहा है, जैसे बायोमेट्रिक को रुका है, ये इनका पक्ष में चला गया। लेकिन तब भी मिजोरम का तरह तरह का जगह में तरह तरह का खेल होगा। साउथ मिजोरम में इस समय कांग्रेस का बड़ी अच्छा चल रहा है। मिजोरम का नॉर्थ में कांग्रेस के लिए थोड़ा क्राइसिस है। मिजोरम का नॉर्थ में जितने सीटें हैं, सोच लीजिए 18 सीटें हैं, 18 सीटें में शायद 15 सीटें तक रूलिंग पार्टी का चला जाएगा, वही इनका सबसे बड़ी एडवांटेज है। लेकिन सेंटर से लेके साउथ तक पूरे इलाका में कांग्रेस स्वीप कर सकता है। तो मिजोरम में भी ये पूरा एकदम नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है मैं कहूंगा। और इसी कॉन्टेस्ट में किसका एडवांटेज है इस समय बड़ी क्लियर नहीं है, क्योंकि मिजोरम में एक तरह का आर्थिक संकट पैदा हो गया इस समय। मिजोरम का बाजार में बहुत सारे चीजों का दाम बहुत बढ़ गया है। मिजोरम का जो मिडिल क्लासेस है, इन लोग के ऊपर एक प्रेशर हो रहा है, नौकरी भी बहुत कम हो गया है, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी बिल्डअप हो गया है। इसके कारण कांग्रेस को एडवांटेज मिल रहा है उसी का। तो क्या लग रहा है, किसी को भी बढ़त मिलती नहीं दिख रही है आपको? क्या कहना नेक टू नेक लग रहा है, क्योंकि मिजोरम में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर का फेस जो है
उनको भी लोग एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि पूरा नेक टू नेक सिचुएशन है और मणिपुर का घटनाएं मिजोरम में ओपिनियन तैयार कर लिया है और इसी ओपिनियन भाजपा के खिलाफ चला गया कंप्लीटली। ठीक है। हेलो, जी मैं कुछ कहना चाहता जी हूं। प्रमोद स्वामी जी, आप ही का मैं रुक कर रहे थे। जी कहिए। जो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड, एनसीआरपी की रिपोर्ट में दुष्कर्म और महिलाओं के प्रति हिंसा में राजस्थान 1 नंबर में है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो कन्हैया लाल जी जो एक सिलाई का काम करते थे, दर्जी का काम करते थे, उनकी नृशंस हत्या राजस्थान में कर दी गई और उन लोगों ने हत्या की जिन लोगों ने कहा कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये नारा लगाते हुए कन्हैया लाल जी की नृशंस हत्या कर दी गई। और ये राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहां एक दुकान में एक गरीब आदमी सिलाई करके अपने जीविकोपार्जन करता है और वहां कुछ लोग आते हैं और उसकी दुकान में इस तरह के नारे लगाते हुए गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और उसका वीडियो बनाते हैं और उसकी नृशंस हत्या करते हैं। तो प्रमोद स्वामी जी, हम लोग विषय पर बने रहे तो बेहतर होगा। हिस्सा में भी राजस्थान 1 नंबर में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड जो है। जी ठीक है प्रमोद स्वामी जी, ठीक है, ठीक है। साइजुद्दीन जी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड में पिछले गुजरात के पिछले 2 साल में गुजरात में कितना महिला गुम हो गया, ये आपका पता नहीं है शायद। 30,000 से ज्यादा महिला गुजरात से गुम हो गया। ये बीजेपी शासन का काम है। बीजेपी मतलब है कि भयंकर झूठ फैलाओ। जब जनता बीजेपी का प्रश्न कर रहे हैं तब बीजेपी के अगेंस्ट आप लोग देश का जनता के सामने आप लोग झूठ फैलाता है। बार बार झूठ बोलो, ये बीजेपी का टैक्टिक्स है। आप लोग गुजरात का खबर लीजिए ना, गुजरात का खबर लीजिए। पिछले 2 साल में कितना महिला गुम हो गया, बीजेपी के कितना महिला गुम हो गया। आप लोग क्या बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? कुलदीप सिंह का आपका याद नहीं है, ब्रिजभूषण का आपका याद नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? मणिपुर में क्या हो रहा है आपका कोई 1 मिनट में टाइम मिल रहा है? आपका प्राइम मिनिस्टर का कोई टाइम नहीं मिल रहा है। आपका प्राइम मिनिस्टर मणिपुर नंगा घूम रहा है, आपका कोई याद नहीं है। पुलवामा में क्या हो रहा है? पुलवामा कांड में आप ही के राज्यपाल ने क्या कहा था, याद कीजिए। ये आप लोग का याद नहीं है। आप लोग दर्शन करते हैं, उन लोगों का आप लोग फूलों से रैली निकालते हैं। आप लोग महिला के बारे में बोल रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? प्रमोद स्वामी जी, आपके कार्यकर्ता दलितों के मुंह पे पेशाब करते हैं, आपके कार्यकर्ता हो। सेन गुप्ता जी, प्रमोद स्वामी जी, साइजुद्दीन जी, मैं चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी का असली रूप। भारतीय जनता पार्टी का ये ब्लाड में हो गया कि झूठ बोलो। प्रसेनजीत विश्वास का मैं रुक कर लेती हूँ। प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास, हिंदुओं की हत्या करना बंद करो। प्रसेनजीत विश्वास जी, हिंदू मुसलमान करके ही तो रोटी सेकते हैं आप लोग। और हिंदू का बात बोल रहे हैं। इतना सांप्रदायिक दंगा लगा के रोटी सेकते हैं आप लोग, राजनीति की रोटी। आप क्या कर रहे हैं? विश्वास जी, आप क्या कह रहे हैं? हिंदू खतरे में है। मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं कहना चाहूँगा। आपका सवाल यदि पूछे उसका जवाब भी मैं दे सकता हूँ। इस समय एक तर्क का कोई बात नहीं है कि हम लोग खाली हिंदू मुस्लिम लाइन पे मामला को लेके जाए। अभी कास्ट सेंसस का मामला बहुत बड़ा मामला है जिसके ऊपर भाजपा को सोचना चाहिए। कास्ट सेंसस के बारे में भाजपा का कोई क्लियर सोच नहीं है। इसके कारण सभी जगह पिछड़े वर्गों का लोगों में भाजपा का जो पॉपुलैरिटी पहले था वो पॉपुलैरिटी ध्वस्त हो चुका है। जिससे जैसे कास्ट सेंसस का बात उभर के आ रहा है वैसे वैसे राजस्थान में भी सिचुएशन पलट जा रहा है। जी यहाँ पे प्रसेनजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भाजपा की सरकार है और जो वहाँ की अधिकांश सीटें हैं वो ओबीसी की है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भाजपा को क्या बड़ा एक नुकसान होने जा रहा है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जातिगत जनगणना होगी, लेकिन भाजपा को इससे ऐतराज है। तो कैसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश हो राजस्थान हो, क्या ये जातिगत जनगणना एक बड़ा कार्ड खेलेगी यहाँ पर?
हाँ, जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा में परिणत हो चुका है इस समय, और जातिगत जनगणना का मुद्दा में बीजेपी बैकफुट में हो गया है। जी। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छा एडवांटेजियस एक पॉइंट हो गया है। लेकिन राजस्थान में क्या है, राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी का लीडरशिप है नहीं बोल के मेवाड़ रीजन में, जहां पे एबीपी आनंद इसको ज्यादा सीट दे रहा है, मेवाड़ में ही कितना सीट बीजेपी को मिल सकता है, इसके ऊपर बड़ी संदेह है। बाकी सर्वे हम लोग को देखना पड़ेगा। एबीपी सी वोटर सर्वे से हम लोग को जाना नहीं चाहिए, हम लोग को दूसरा सर्वे मिला के कुल मिला के देखना चाहिए राजस्थान में सर्वे इस तरह आते रहेंगे। क्या है जी, आखिरी एक लाइन में कहिए, शो का समय समाप्त हो चुका है। हाँ हाँ, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी फैक्टर है, उसमें कास्ट सेंसस एक बड़ा फैक्टर बन चुका है। कास्ट सेंसस के तहत बहुत बड़ा प्रसन्नजीत, प्रतिक्रिया हम राजनीति में देख प्रसन्नजीत जी, ठीक है साइजुद्दीन जी, एक लाइन में। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने महिला अपराध के लिए जो बोला था वो उनका याद नहीं है, ये विषय कि नहीं है। 3600 करोड़ निर्भया स्कीम में डाला था, लेकिन उनका वो 3600 करोड़ का कितना वो लोग यूज किया है। हम आंकड़ों में जाएंगे तो आंकड़े बढ़ते रहेंगे, वो भी कुछ कहेंगे, आप भी कुछ कहेंगे। शो का टाइम मेरा समाप्त हो चुका है। गुमराह क्यों करते हैं बीजेपी? उनका ये आदत हो गया देश का जनता को बार-बार झूठ बोलो, बार-बार झूठ बोलो, झूठ बोलते बोलते वो लोग। जी साइजुद्दीन, आखिरी रिएक्शन में ले लो। अभी जनता तय क्या है कि देश से बीजेपी को उठा देना है। वो लोग बोला था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, अभी देश का जनता तय क्या है कि बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। भारत की जनता और 5 राज्यों की जनता ये निर्णय लेगी कि किसको सत्ता में बैठाना है और किसको सत्ता से उखाड़ना है। यहाँ मोइनुल हक साहब यहाँ कितना भी जोर लगा रहे थे स्टूडियो में, वो नरेंद्र मोदी जी को जी प्रमोद स्वामी जी, तारीखें अब तय हो चुकी है। सुन लीजिए, आपका ऐसे आप लोगों का आदत जी, ये आप आरोप प्रत्यारोप नहीं जानते हैं। साइजुद्दीन और प्रमोद स्वामी जी, आरोप प्रत्यारोप नहीं, बार बोलते हैं, तारीखें तय हो चुकी है। आप लोग का ऐसा आदत है, आपका आदत है। वो जात पात से तोड़ेंगे, वो जात पात से तोड़ेंगे। झूठ बोलो बार-बार, झूठ बोलो बार-बार, झूठ से बोलो झूठ। ऐसा आपका मैं तमाम शो का समय मेरा समाप्त हो चुका है। मैं तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और सभी पार्टियां भी चुनावी समर में उतरने की तैयारी में है, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो नतीजे ही बताएंगे जो 3 दिसंबर को आएगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।